गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। तो 3 मेथड कौन से हैं? एक तो वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड को मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि भी कह सकते हैं। ये मैंने बेटा वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम is calculated by summation of net value added at factor cost in the goods and services by normal resident of a country during an accounting year। अकाउंटिंग ईयर का मैंने टाइम पीरियड आपको बताया था 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान वस्तु और सेवाओं में की गई निवल मूल्य वृद्धि, निवल का मतलब शुद्ध मूल्य वृद्धि के योग द्वारा की जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। उत्पादन का मूल्य इज इक्वल टू बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, प्लस वस्तुओं का स्व उपभोग के लिए उत्पादन। दूसरा, यदि बिक्री दी गई है, आपको न्यूमेरिकल में बिक्री दी गई है तो निर्यात अलग से नहीं जोड़ते। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना आप, क्योंकि बिक्री का अर्थ घरेलू बिक्री तथा विदेशी बिक्री को ही हम निर्यात कहते हैं, दोनों होता है। यदि बिक्री नहीं दी हुई है तो घरेलू बिक्री तथा निर्यात को जोड़ते हैं। तो बिक्री इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम? घरेलू बिक्री प्लस निर्यात या डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। फर्म द्वारा मूल्य वृद्धि, एक फर्म द्वारा मूल्य वृद्धि कैसे होती है? इज इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग में केवल गैर कारक आगतों को शामिल किया जाता है। तो NVA नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम हुई, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। ठीक है। इसके बाद दोहरी गणना की बेटा कभी कभी समस्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो समटाइम्स द वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस मे बी काउंटेड मोर देन वंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दिस मे लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। दोहरी गणना से क्या होता है? डबल काउंटिंग से ओवर एस्टिमेट हो जाती है नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के आकलन में कभी कभी किसी वस्तु अथवा सेवा की गणना हो जाती है, इससे राष्ट्रीय आय का अधिआकलन हो सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग 2 मेथड्स। इस प्रॉब्लम के बचने के 2 विधियां हैं। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट शुड बी टेकन, केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य को लेना चाहिए। दूसरा, वैल्यू एडेड शुड बी टेकन इंस्टीड ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पाद के मूल्य के स्थान पर मूल्य वृद्धि को लेना चाहिए। ठीक है। तो स्टेप्स देखते हैं इसमें। वैल्यू एडेड मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, उत्पादन इकाइयों की पहचान और वर्गीकरण। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट, प्रत्येक उत्पादन इकाई की सकल मूल्य वृद्धि की गणना करना। इसके बाद क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ NVA एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट, प्रत्येक उत्पादन इकाई की NVA एट फैक्टर कॉस्ट की गणना करना। NVA क्या है? नेट वैल्यू एडेड। कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, घरेलू आय की गणना करना। इसके बाद ये घरेलू आय यहाँ पे मिल जाएगी, घरेलू आय में NFIA हम जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। इसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल है, तो इसको समझने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल में क्या पूछा है? कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड फर्म B।
फर्म ए तथा फर्म बी द्वारा मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। तो क्या क्या हमें गिवन है देख लेते हैं। डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए जो कि 8000, ये रुपीज़ इन करोड़ में है। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 2000, परचेजेस बाय फर्म ए 400, सेल्स बाय फर्म बी 5880, परचेजेस ऑफ फर्म बी 2600। ओके, इसको कैसे करेंगे, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। पहले फर्म ए का हम निकालेंगे कि फर्म ए ने कितनी मूल्य वृद्धि की। डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए हमें गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए माइनस परचेजेस बाय फर्म ए। तो क्या हो गया, 8000 हमें डोमेस्टिक सेल्स दी हुई हैं, एक्सपोर्ट्स हमें दिए फर्म ए के 2000 दिए हुए हैं, माइनस 400 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 9600 करोड़ फर्म ए के द्वारा। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी ने कितनी वैल्यू एडेड करी, तो सेल्स बाय फर्म बी ये हमें गिवन है, माइनस परचेजेस बाय फर्म बी, इसको माइनस कर देते हैं परचेज उसने जो खरीदी है। तो क्या है 5880 माइनस 2600, आंसर आया 3280 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVFC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दी हुई है, बिक्री दी है 1000 रुपीज़, ओपनिंग स्टॉक 60, क्लोजिंग स्टॉक 40, परचेज ऑफ मशीनरी 300, सब्सिडी 80, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास दिया हुआ है 60, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 600, या मध्यवर्ती उत्पादों की खरीदारी 600 दी हुई है। इसके बाद देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। NVFC हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स बिक्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस IC क्या होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट मध्यवर्ती लागत प्लस सब्सिडीज माइनस डेप्रिसिएशन घिसावट। तो NVA हिंदी में बिक्री प्लस अंतिम माइनस आरंभिक स्टॉक माइनस मध्यवर्ती लागत प्लस आर्थिक सहायता माइनस मूल्यह्रास माइनस करेंगे तभी हमें नेट मिलेगा। इज इक्वल टू हमें जो गिवन है, बिक्री दी हुई है 1000, अंतिम स्टॉक है 40, आरंभिक स्टॉक 60 हमें दिया हुआ है, माइनस मध्यवर्ती लागत 60 दी हुई है प्लस आर्थिक सहायता और माइनस कर देंगे उसमें से डेप जो कि 60 दिया हुआ है। तो इसको करेंगे सॉल्व तो 400 करोड़ हमारा आंसर आएगा। तो प्रिकॉशंस इन प्रोडक्शन मेथड, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस मेथड को कैलकुलेट करते समय। तो इस मेथड में सबसे पहले है, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट्स इज इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, अंतिम वस्तु का ही मूल्य शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु का नहीं। सेकंड है, प्रोडक्शन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ इज नॉट इंक्लूडेड। गैर कानूनी गतिविधियों द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता इसमें। थर्ड पॉइंट है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। पुरानी वस्तुओं को बेचते हैं, जब उनसे इनकम मिलती है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट है, कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय पर मिले कमीशन को शामिल किया जाता है। इससे पहले मैंने क्या बताया था, पुरानी वस्तुएं क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। अगर कोई पुराना स्कूटर है उसको बेच दिया तो उसका मूल्य नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। कमीशन, अगर कोई मीडिएटर है, कोई कमीशन ले रहा है बिकवाने में उसका, तो उसने अपनी सर्विस दी, इसीलिए उसकी जो कमीशन मिला उसको उसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। स्व उपभोग के लिए सेवाओं के उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता। स्व उपभोग की सेवाएं क्या होती हैं, जैसे हाउस वाइफ की जो सर्विस होती है, क्योंकि उनका मार्केट प्राइस हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए सेवाओं के स्व उपभोग का जो रेट होती है उसे शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड। अब यहाँ पे गुड्स का जो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो उत्पादन होता है उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है। ये दोनों चीज़ें देखो, यहाँ पे सर्विस है, यहाँ पे गुड्स है। सर्विस को हम इंक्लूड नहीं करते, जो भी
सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं, जबकि गुड्स जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होते हैं उसे इंक्लूड किया जाता है क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसान अपने गेहूं अपने खाने के लिए रख लेता है तो उसका इम्प्यूटेड प्राइस नेशनल इनकम में शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज इंक्लूडेड। स्वकाबिज मकानों के आरोपित किराए को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड। वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। तो स्टॉक में परिवर्तन को क्या कहते हैं? माल सूची। सो थैंक यू।